अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध, इसका आज 24वां दिन है। आज 24वें दिन जंग बहुत भयंकर हो गई। ईरान ने इजराइल पर पलटवार के तौर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कल रात से ही ईरान की तरफ से इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव समेत कई शहरों पर क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं। इजराइल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का आसमान क्लस्टर वॉरहेड से लेस ईरानी मिसाइलों की रोशनी से दहल उठे। दावे के मुताबिक इस हमले में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत काफी गंभीर है। अब वहीं ईरान के अटैक से इजराइल के प्रमुख शहरों में हड़कंप मच गया है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई घरों और सड़कों की भी हालत काफी खस्ता है, काफी भारी नुकसान वहां पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बज उठे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। इजराइल में ईरान के क्लस्टर बम के हमले और उससे आई तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान ने कितना बड़ा हमला किया है। पर ईरान का भीषण प्रहार। इजराइल के डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार। इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइलों से धुआं धुआं। इजराइल के इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है। जगह जगह भयानक मंजर नजर आ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों के तहत ईरानी मिसाइलें आसमान में चमक रही हैं और बरस रही हैं। इजराइल में लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, दुकानें तबाह हो रही हैं, लोगों को आसमान से बरसती मौत दिख रही है। ईरानी मिसाइलों की ये वीडियो देखिए। दावे के मुताबिक ये क्लस्टर बम हो सकता है। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली है। इजराइल में हालात ऐसे बन गए हैं कि उसका आयरन डोम भी कई जगहों पर फेल होता दिखा, जिसका अंजाम तबाही और विनाश के रूप में दिखा। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है। इजराइल के डिमोना में आई बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कोहराम मचाया है। डिमोना में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंची जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ये अंदर घरों का हाल है। ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचती है वहां पर जहां पर होती है इसराइल में तबाही ईरान के मिसाइल अटैक्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पे किस तरीके की तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। ये वो एरिया है जो मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हो गया है और मैं वो स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे इन घरों की हुई है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, और इर्द गिर्द आप देखिए इसके इर्द गिर्द भयानक तबाही हुई है। डिमोना का ये इलाका सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाका माना जाता है।
लेकिन अब यह शहर भी ईरानी मिसाइलों की जद में पहुंच गया है। तभी तो दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि इसी डिमोना में इजराइल का सबसे सीक्रेट और संवेदनशील डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। दावे के मुताबिक इसी न्यूक्लियर सेंटर से थोड़ी दूरी पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इतिहास में पहली बार डिमोना के इतने करीब ईरानी बारूद गिरा है। हालांकि इजराइल ने किसी भी रेडियो धर्मी रिसाव से इनकार किया है, लेकिन इजराइल के लिए यह अटैक रेड लाइन पार होने जैसा है। एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इन्हीं इलाकों में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हाल मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा एक्सक्लूसिव विजुअल। इसी तरीके का यहां पे एक डेजर्ट है, जो डिमोना का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसी तरीके के डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है, और डिमोना ही वो जगह है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं, और लगता है कि शायद न्यूक्लियर साइट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि वहां तक मिसाइल नहीं पहुंचा हो, या जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल को, मिसाइल इवेड कर गया और यहाँ पे हिट कर गया। ऐसी ही खौफनाक तस्वीर आई इजराइल के अराद शहर से, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया, जिससे कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। कई आम नागरिकों की मौत हो गई, तो कई अब भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं, और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है, और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डिमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रमुख शहरों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि अब ये लड़ाई बहुत खौफनाक हो चुकी है। अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आम लोग मिसाइलों के निशाने पर आ गए हैं, यानी दोनों तरफ से बहुत भयानक अंजाम होने वाला है। अब वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ध्वज वाले 2 जहाज जो एलपीजी लेकर जा रहे हैं वो इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ आ चुके हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इन जहाज़ों ने ईरानी तटरेखा के बेहद करीब का रास्ता चुना है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, ये समुद्री आवाजाही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब वहीं दुनिया भर में जारी कच्चे तेल और एलपीजी गैस के संकट के बीच अमेरिका और रूस दोनों ने भारत के लिए तेल और एलपीजी भेजा है। रविवार को अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर आया कार्गो जहाज पाइक्सिस पायनियर कर्नाटक के बेंगलुरु बंदरगाह तक पहुंचा है। युद्ध और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे के बावजूद एलपीजी और तेल जहाजों का लगातार भारत पहुंचना बहुत अहम माना जा रहा है। टन कच्चा तेल लेकर बेंगलुरु पहुंचा था, जबकि अमेरिकी जहाज पाइक्सिस पायनियर एलपीजी लेकर बेंगलुरु पहुंचा था। वहीं इससे पहले भी 3 और भारतीय जहाज हॉर्मुज पार कर तेल और एलपीजी लेकर भारत आ चुके हैं। यानी जब पूरी दुनिया तेल और गैस की क्राइसिस से जूझ रही है, तो वहीं भारत को पूरी दुनिया से न केवल मदद मिल रही है, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भी भारत ने अपने जहाजों को निकालने में कूटनीतिक कामयाबी हासिल कर ली है। दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत के बीच भारत में अब तक 5 जहाज पहुंच चुके हैं, जिसमें 16 मार्च को शिवालिक जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा था। पश्चिम एशिया में जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचने वाला ये पहला एलपीजी जहाज था। इसके बाद 17 मार्च को नंदा देवी नाम का एक जहाज 46,000 टन एलपीजी लेकर और पहुंचा था भारत।
ये जहाज गुजरात के जामनगर बंदरगाह पहुंचा था। हॉर्मूज पार कर एक और भारतीय जहाज जग लाड़की 18 मार्च को गुजरात पहुंचा था। इस जहाज पर कच्चा तेल भारत लाया गया था और एक दिन पहले 22 मार्च को अमेरिकी मालवाहक जहाज पाइक्सिस पायनियर एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। यह मेक्सिको से कर्नाटक के मंगलुरु पोर्ट तक लाया गया था। फिर 22 मार्च को ही एक और मालवाहक जहाज एक्वा टाइटन रूस का कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा है। इसे भी कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पर लाया गया। अब वहीं पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई और कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार तत्पर है। 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है, जिसमें करीब 1,000 लोग ईरान से सुरक्षित भारत लौटे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर आता है। कमर्शियल जहाजों पर हमला गलत है। युद्ध में प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं। युद्ध के बीच कई जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से भारत पहुंचते हैं क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने अभी पोस्ट किया है और ये कहा है, एक्स पर रैपिड रिस्पांस का ये पोस्ट है जो कि ट्रुथ सोशल से ये आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को जाहिर करते हुए खुश हूं कि यूएस और ईरान के बीच में पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छे और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, और इसका मसला ये है कि पूरी तरह से कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ आवर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट, यानी पूरी तरह से किसी तरह सुलह हो जाए और एक समझौता तैयार हो जाए, एक ढांचा तैयार हो जाए। और कहा कि जिस तरह से बातचीत का रवैया, तरीका हुआ है और बिल्कुल डिटेल में, इन डेप्थ डिटेल और कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है, ये पूरे हफ्ते चलेगी। तो मैंने हमारे वॉर डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है कि किसी भी ईरान के पावर प्लांट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी अभी अटैक अगले 5 दिनों तक के लिए होल्ड कर ले। और हम मौका देना चाहते हैं कि जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो किसी तरह से कामयाबी की तरफ जाए, और इसलिए अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्लांट पर मैंने कहा है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कि वो कोई अटैक ना करें। अब वहीं पर मैं आपको बताऊं कि तेहरान टाइम्स ने ट्रंप की इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा और ट्रंप को क्लाउन यानी जोकर बता दिया। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी को लेकर साफ कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर भारत की भूमिका स्पष्ट है, शांति से समाधान निकालना चाहिए। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है, क्योंकि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है।
जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं।